हेलो। हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे और पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। चलिए स्वागत करते हैं आप लोगों का आस एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड में, है ना। तो बिना किसी देरी के आते हैं मुद्दे पे। ये आपका एनसीईआरटी का 8वां चैप्टर है। इसके बाद एक और चैप्टर करूंगा, उसके बाद आपका 6 क्लास का समस्या समाप्त हो जाएगा, है ना। तो आते हैं, चैप्टर क्या है आपका ये कि ग्रामीण क्षेत्र पर आधारित, है ना। थोड़ा सा इसको यहां से इधर ले लेता हूं, ठीक है। चलिए, क्या है ग्रामीण क्षेत्र एवं आजीविका। आप जानते हैं साथियों कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविकाएं अलग अलग होती है। जैसे कृषि करना, मान लीजिए जहां छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, आसपास में खेत अच्छे खासे होते हैं, उनके पास कृषि योग्य भूमि होती है, वो लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं। फिर आप देखते होंगे कि फिर आते बहुत सारे, जैसे तटीय क्षेत्र में लोग रहते हैं तो मत्स्यों का पालन कर लेते हैं। क्या, जो नदी किनारे तटीय किनारे में रहने वाले लोग क्या करेंगे, मत्स्यों का पालन करते हैं, है ना। वही उनकी आजीविका होती है। तो ग्रामीण लोगों के आजीविका चलाने की अलग अलग ये आपके तरीके हैं। जैसे कृषि कर लेना, मत्स्य पालन करना, फिर आप देखिए पशुपालन भी करते हैं, है ना। पशुपालन हो गया। फिर कुछ कुशल रोजगार भी वो करते हैं। क्या, कुशल रोजगार करना, है ना। तो ये सब बाकी कुछ अन्य कार्य है, हम आगे बताएंगे भी, है ना। तो ये सब कार्यों के द्वारा क्या होता है, आदमी अपनी आजीविका को चलाते हैं, ग्रामीण लोग, ठीक है। तो अब हम आते हैं मुद्दे पे, ठीक है, कि शहरों क्षेत्र की आजीविका का साधन हमने बता दिया। लगभग कितने, चार चार मुख्य रूप से होता है, कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, है ना, कुशल रोजगार। और उसके अलावा एक और अन्य जोड़ सकते हैं, कुछ अन्य कार्य। जैसे अब अन्य में बोलिएगा सर ये क्या होता है, तो अन्य कार्य होता है जैसे कि देखे होंगे कि छोटे मोटे जो व्यापारी होते हैं गांव में, जैसे मान लीजिए कहीं पे एक छोटा सा मतलब वो बिछा के बैठ गए वहां पे, जैसे कोई गया 4 किलो गेहूं बेचने, 2 किलो धान बेचने। वो सब या तो गांव में वो घूम घूम कर क्या करते, छोटे मतलब छोटे स्तर पर वो मतलब इकट्ठा करते हैं और लाके बेचते हैं। तो इस टाइप का वहाँ की आजीविकाएं हैं, ग्रामीण, हमारी ग्राम की आजीविकाएं ऐसी है। तो आते हैं, हम पहले मुद्दे से शुरू करते हैं, ठीक है। तो मुद्दा आपके सामने ये रहा, पहला। देखिए, देखिए अगर हम बात करें साथियों कि कृषि कृषि क्षेत्र में, है ना, अगर यहाँ हम ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की बात करेंगे तो आजीविका आजीविका में सबसे पहले क्या आता है साथी, कृषि आता है। कौन आता है, कृषि। आप जानते हैं कि गांव में कृषि योग्य भूमि अच्छे खासे मिलते हैं, है ना। तो कृषि योग्य जब भूमि होगा तो वहाँ कृषि किया जाएगा। क्या, अब वहां देखेंगे तो आगे हम कृषि पे डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम अगले स्लाइड में लेके आए हैं। फिर आपका हो गया मत्स्य पालन करना, है ना। तटीय क्षेत्र में और पहाड़ी मतलब नदी के साइड में रहने वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, आपका मत्स्य पालन करते हैं। वो भी एक जीविका है, जिन पे अपना क्या करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। फिर आपका पशुपालन, गाय पालना, भैंस पालना, भेड़ बकरी ये सब पालना, ये सब क्या है, पशुपालन है ना। और हम जानते हैं कि खेती मतलब कृषि करना, कृषि के साथ पशुपालन कर लेना, मछली पालन करना, ये सभी को हम लोग जो हमारे भारत का है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि कुशल रोजगार, है ना, कि लोगों के पास कुशल रोजगार होता है, ठीक। फिर अन्य व्यवस्थाएं हैं। तो चलते हैं, ये इतनी चीज हमको आजीविका के साधन में पढ़ने हैं। तो हम लोग को आजीविका के साधन में क्या क्या पढ़ना है, एक तो कृषि पढ़ना है, मत्स्य पालन पढ़ना है, फिर आपका पशुपालन पढ़ना है, फिर कुशल रोजगार पढ़ना है और अन्य पढ़ना है। साथियों, इस चैप्टर का जो निचोड़ है ना वो निकाल के आपके सामने प्रस्तुत किया हूं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, बुक पर आएंगे, तो बुक में और सारी डिटेल में बातें करेंगे। तो यहाँ पे हम मूल रूप से जो जो हम मतलब इसमें से छांटे हैं, जो हमको वर्तमान में दिख रहा है, उससे रिलेटेड बातें हम यहाँ पे आपसे करेंगे, और करके फिर ये इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये रहा आपका अगला, देखिए। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, कृषि के बारे में, ठीक है। देखिए, जब हम बात कृषि का अगर करते हैं तो देखिए 80% मतलब कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों की क्या है, मुख्य आजीविका है, क्या, कृषि करना, है ना। भाई पीछे
एक मिनट भाई, थोड़ा सा, चलिए आते हैं अगला स्लाइड पे। अब देखिए यहां से बातें करते हैं। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों की जो मुख्य आजीविका है वो क्या है? कृषि करना। क्या है? कृषि करना। क्या करना है? कृषि करना है। ठीक है। अब अगर हम कृषि में बात करें तो यहां पे भी दो टाइप के किसान होते हैं। एक होते हैं लघु किसान। क्या होते हैं? लघु किसान होते हैं। ठीक है, कैसा होते हैं? लघु किसान होते हैं। और होते हैं कैसा? कुछ बड़े किसान होते हैं। बड़े किसान होते हैं। अब देखिए लघु किसान वो होगा जिनके पास क्या होगा? खेत कम होगा। क्या? उसके पास क्या होगा? खेत कम होगा। कम ही खेत में ये क्या करेंगे? अपना घरों का भरण पोषण करेंगे, जीवन यापन करेंगे, उससे कुछ हिस्सा ही बेच पाएंगे। लेकिन जो बड़ा किसान होगा उसके पास अच्छी खासी वहां पे उपजाऊ होता होगा, और मार्केट का बड़ा भाग को ये लोग मतलब प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए जिसके पास हेक्टेयर में भूमि है और वो वहाँ खेती करती है तो उस चीज को अच्छे खासे रेट पे वो बेचते हैं। लेकिन अगर इनके पास मान लीजिए कम खेत है तो क्या उतने बेच पाएंगे? क्या? क्योंकि अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए ही थोड़ा बहुत वो बेच पाते हैं। क्या बातें समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए कह रहा वर्तमान में जो है ना कृषि की गतिविधि में, देखिए इसमें क्या है ना, आप देखेंगे कि कृषि के कार्यों में ना अच्छे खासे लोग शामिल होते हैं। ठीक, ये जो कृषि का कार्य है इसमें आप देखेंगे कि बहुत मतलब एक बड़े सा भाग लोगों का, एक बड़ा सा भाग ग्रामीण क्षेत्रों का इसमें ही क्या रहते हैं? संलग्न रहते हैं कृषि करने में, है ना। और यही आजीविका का क्या है? मुख्य साधन है। तो लगभग वर्तमान में अगर हम बात करें, ये वर्तमान डेटा है। ठीक है, वर्तमान में 46.1% जो है ये इकोनॉमिक सर्वे आपका 2024-25 बता रहा है कि लगभग 46.1% लोग ऐसे हैं जो कृषि एवं संबंध गतिविधि में क्या है? शामिल है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें क्या ये कृषि का हमारे जीडीपी में ही योगदान है क्या? अगर आप देखेंगे तो लगभग कृषि का, हमने प्राइमरी सेक्टर की बातें नहीं की है, याद रखिएगा, है ना। वो प्राइमरी सेक्टर अलग है, जो प्राथमिक क्षेत्र है ना वो प्राथमिक क्षेत्र अलग है, जिसका इसमें सब आएगा। सिर्फ हम यहाँ पे कृषि का बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र आपको पता है जिसमें वर्तमान में 19.6% ये जीडीपी का योगदान देता है जीडीपी में। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसका? कृषि का। अगर कृषि की बात करेंगे तो ये लगभग 16% जो है आपका योगदान करता है हमारे भारत के जीडीपी में। ठीक है, अब देखिए करा कि खेती में ना कई तरह के काम शामिल होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लीजिए कि क्या अगर ऐसा है कि डायरेक्ट ही जाएगा किसान खेत में मतलब कुछ भी ऐसे मतलब छींट दिया बीज और वो निकल गया धान गेहूं का, अगर मान लीजिए धान लगाना हो या गेहूं बोना हो तो क्या ऐसे ही हो जाता है? क्या नहीं, उसके लिए क्या होता है? खेत को तैयार करना पड़ता है। खेत को तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हल से उसकी जुताई की जाएगी, है ना, जिससे क्या हो सके? मिट्टी भुरभुरा हो सके, है ना। फिर क्या होता है? अब देखिए मान लीजिए धान का अगर हम बात करेंगे तो पहले क्या करेगा? खेत तैयार करेगा। अभी धान का सीजन मान लीजिए अगर रहे तो खेत पहले तैयार करेगा, फिर उसको क्या करेगा? रोपाई करेगा। किसकी? धान की रोपाई करेगा। क्या? धान की रोपाई। या अगर गेहूं का सीजन रहेगा तो गेहूं की बुआई करेगा। तो ये बुआई और रोपाई कब करेगा? बताइए, बुआई और रोपाई कब करेगा? जब खेत तैयार होगा। क्या? जब खेत तैयार होगा तब जाके बुआई और रोपाई करेगा। क्या? ठीक। अब जब ये हो जाएगा तो उसके बाद कहता है निरोई करना, मतलब खेत बुआई या रोपाई के बुआई के बाद उसका निरोई किया जाता है। और करने के बाद लास्ट काम क्या होता है? अपना सीजन आने पे, एक समय आने पे 2 या 3 महीना का मान लीजिए इनका टर्म होता है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? पूरे तरीके से पक जाएगा, फिर उसका कटाई होगा। तो ये सारे प्रोसेस है। खेत को तैयारी करिए, फिर या तो रोपाई करिएगा या बुआई करिएगा। धान है तो रोपिएगा, गेहूं है तो बुआई कीजिएगा, अगर हो गया फिर निरोई करना है, फिर आगे कटाई करना है। ठीक है, तो ये सारे कार्य इसमें शामिल है। ठीक है, अब बात आती है मत्स्य पालन की। ठीक है, किसकी बातें आती है? तो मत्स्य पालन की बातें करते हैं। देखिए यहाँ पे है कि हम बात करेंगे मत्स्य पालन का, तो हमने बोला था कि जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, कौन है? जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं और नदी के किनारे जो बसे लोग हैं, है ना, जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं और नदी के किनारे
जो बसे लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, इस काम को करते, क्या करते हैं, मछली पालन करते हैं। क्या करते हैं आपका, मछली पालन करते हैं। अगर वर्तमान में देखा जाए ना तो भारत पूरे विश्व में जो है ना, विश्व में ये दूसरा स्थान रखे हुआ मछली उत्पादन में। कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है इसका विश्व में। ठीक है, अच्छे खासे मछली उत्पादन कर रहा है। ठीक, तो क्या वर्तमान समय में देखिए यहाँ पे लिखे है वर्तमान समय में भारत कौन से स्थान पे है, दूसरा। ये इस बार का आंकड़ा देखा गया है जो कितना 174 दशमलव कितने 174.45 लाख टन मत्स्यों का क्या हुआ है, उत्पादन हुआ है। क्लियर है बातें, क्या बातें ये समझ में आ रही है। चलिए अब अगर हम बात करें, अगर हम बात करें तो देखिए क्या अगर इतने ज्यादा उत्पादन हो रहा है तो क्या इसके बढ़ावा देने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए क्या हमारे सरकार भी कुछ करते हैं क्या, तो जरूर। अब देखिए क्या हुआ, सरकार इस मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक क्या लेके आए आपका, एक योजना लेके आए हैं जिसका नाम क्या है आपका PMMSY। इसका मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, है ना। ये भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है। क्या है, PMSSY मतलब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और उसके साथ साथ एक राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड मतलब नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की भी स्थापना की गई है, ताकि वो अच्छे क्वालिटी के इसके क्या मिल सके, मतलब इसके मछली के जो छोटे छोटे वो होते बच्चे, उसका मतलब अच्छे क्वालिटी के मिले, और ताकि और इससे रिलेटेड मतलब इसका फूड कैसा होना चाहिए, जल्दी कैसे ग्रो होगा, मछली का ग्रोथ होगा, ये सारे बातों इसमें किए जाते हैं। तो इसके लिए क्या क्या एक बोर्ड का भी गठन किया गया है आपका, क्या नाम है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड। ठीक, और अभी भारत सरकार ने एक योजना चला रखा है, क्या, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब देखिए ये सब क्या है आपको, तो ये क्या है आपका, भारत में मत्स्य उत्पादन को क्या देगा, बढ़ावा देगा। क्लियर है। चलिए इसमें साथियों देखिए क्या है कि हम एक लिमिट में ही चर्चा करेंगे क्योंकि क्लास 6 है, तो इसी हिसाब से फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो एक ही बात को 2 बार 3 बार करना उचित नहीं समझते हैं। लेकिन हाँ ये है कि आपको एक एक चीज समझाता चलूंगा। देखिए हम लोग अगर सीढ़ी पे चढ़ना स्टार्ट करते हैं ना तो पहला सीढ़ी पे, पहला पायदान पे अगर पैर रखते तो ये नहीं सोचते सीधा छत पे कूद जाएंगे। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग को चलना होता। तो हम लोग अभी पहले पायदान पे है, इसका जो 12 सीढ़ियां पार करना उसके हम लोग पहले पायदान पे है। ठीक है, मतलब 6 सीढ़ियां हैं, 6 to 12 है ना। तो ये 6-7 सीढ़ियां को जो हम लोग को पार करना है आपका, तो इसमें हम लोग को टाइम लगभग लगेगा, जो भी लगेगा, और ईमानदारी से अगर करते चलेंगे तो इसकी भी गारंटी देता हूं कि किसी भी एग्जाम का प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए तो ये मत्स्य पालन बातें समझ में आ गई। अगला देखते हैं, अगला है आपका क्या, पशुपालन और कुशल रोजगार की बातें करते हैं। किसका बात हो गई है आपका, पशुपालन और कुशल रोजगार। ठीक है, देखिए पहले हम बात करेंगे पशुपालन का। अगर हम बात पशुपालन का करें ना तो ये हमारे भारत में आजीविका का एक मुख्य साधन है, जिसमें क्या होता है आपका, गाय पालना, भैंस पालना, बकरी पालना, ठीक है, भेड़ का पालन, है ना, ETC, ये सब क्या है, इसका पालन किया जाता है, जो आजीविका का क्या है, मुख्य क्षेत्र है, मतलब ये इसका जो है मुख्य साधन है, किसका, ग्रामीण लोगों की, है ना। क्योंकि जमीन अच्छे मतलब ठीक ठाक होते हैं उनके पास, मतलब इनके चारा के लिए भी व्यवस्था हो जाता है, उसके बाद घर पे जगह भी ठीक ठाक रहता है, इसलिए आसानी से इस चीज को कर लेता है। ठीक, उसके बाद अब देखिए कुशल रोजगार की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, कुशल रोजगार भी क्या है, आजीविका का मुख्य साधनों में से एक है। ठीक है, ये कुशल रोजगार भी क्या है, मुख्य साधनों में। वर्तमान में अगर हम बात करें तो अगर कुशल रोजगार के बारे में, तो ये क्या है, आजीविका का एक साधन है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, आसानी से अपने आजीविका को मतलब आजीविका करके और अपने भरण पोषण कर पाते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ता हूं, अब बात अन्य में करेंगे। अन्य में वही बात आ गया, जो छोटे व्यापारी होते हैं,
छोटे व्यापारी जो आपके घर से खरीदेगा और ले जाके बगल में बेच दिया, है ना। या हस्तशिल्प कला हो गया, है ना, हस्तशिल्प कला, है ना। तो ये सब क्या है, आपके अन्न में आ गया। आजीविका का अन्न मतलब ये साधन है जिसके द्वारा क्या कर सकता, अपने जीवन यापन कर सकता है लोग। क्लियर हो रही है बातें। चलिए अब आते हैं आगे। ये था क्या, ये क्या था आपका, बताइए, कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का साधन था, है ना। पहला क्या था, कृषि करना, है ना। कृषि क्या था, आजीविका का मुख्य साधन था। उसके बाद कौन था, मत्स्य पालन था। फिर कौन था, पशुपालन था। उसके बाद और कौन था, आपका अन्न था। और कुशल रोजगार था, सॉरी कुशल रोजगार था। फिर क्या था, अन्न था। अन्न में हमने क्या बताया कि आपका छोटे मोटे व्यापारी जो घर के आसपास से खरीद के ले जाता है और बगल में बेच देता है, जो छोटे स्तर पे खरीदता है, 10 किलो 20 किलो खरीद के ले जाना, ये क्या हो गया आपका, ये भी तो आजीविका का एक साधन है। उसके बाद हमने बताया क्या, कि आपका हस्तशिल्प कला जो है, वहां भी वो क्या करता है, ये हस्तशिल्प कला का ये लोग व्यवसाय करके, मतलब वो लोग कुछ कुछ बना के उसको बेच के अच्छे खासे वहां से कुछ पैसा, मतलब अच्छे खासे तो नहीं कह सकते हैं, कि कुछ पैसा वहां से कलेक्ट करते हैं, जिससे उसका घर आसानी से चल पाता, अपना जीवन यापन कर पाता है। ठीक है, तो चलिए अगला में चलते हैं। अगला आता है कि भारत में खेतिहर मजदूर और किसान की अगर हम बात करें, देखिए अगर हम भारत में, देखिए क्या बोला है कि भारत में अगर बात करें ना, तो 80% जो खेतिहर है ना, किसान है ना, वो क्या है, छोटे मालिक है, छोटे खेतों का मालिक है। उसके पास मान लीजिए कि 10 कट्ठा है, या 10 कट्ठा कह लीजिए, है ना। मान लीजिए किसी के पास 20 कट्ठा है ना। मतलब 1 हेक्टेयर के आसपास, ऐसे सोचिए 1 हेक्टेयर के आसपास, 1 से 3 हेक्टेयर के आसपास अगर खेत किसी के पास है, हेक्टेयर, हेक्टेयर, है ना। 1 हेक्टेयर से 3 हेक्टेयर के बीच जिसके आसपास है, ये सब किस में आएगा, छोटे किसान में आता है ना। या 1 हेक्टेयर से कम, ऐसे सोचिए 1 हेक्टेयर से कम है तो छोटे में आएगा, इससे ज्यादा है तो सीमांत में आएगा। और तो इस तरह से अगर हम बोले तो अपने भारत में क्या है, मैक्सिमम कितने, 80% खेतों जो है ना, छोटा किसान इस खेत का, मतलब, अरे यार आगे क्यों भाग गया, ठीक है। तो 80% कैसे किसान आपको देखने को मिलेंगे, क्या आपको क्या कह सकते हैं इसको, छोटे खेत वाले किसान। अब देखिए सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं, 20% लोग जो क्या है आपका, बड़े किसान है। क्या है, बड़े किसान है। अगर ये बड़े किसान होगा तो इसके पास खेत भी ठीक ठाक होगा। जब खेत ठीक ठाक होगा तो ये क्या करेगा, अपना उपज का एक बड़ा भाग को ले जाके बाजार में बेच देगा। क्या क्लियर है। अब देखिए छोटे किसान की खेती केवल अपने जरूरत के लिए होते हैं, क्योंकि छोटे किसान के पास उतनी खेत नहीं है, 1 हेक्टेयर के आसपास रहता है, उससे भी कम रहता है ये लोग के पास खेत में। तो 1 हेक्टेयर से कम रहने के कारण क्या होता है, ये लोग अपनी जरूरत की चीज को लगभग पूरा कर पाती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है। जिसके पास अच्छे खासे खेत है वो ले जाके क्या करता है, मार्केट में बेचता है, और मार्केट में एक बड़ा भाग को बेचा जाता है, जिससे अच्छे खासे उसको आमदनी हो जाती है। क्या छोटे किसान को इससे आमदनी होती है, साथी होती है, इसको बहुत कम आमदनी, मतलब सोचिए एक जीवन यापन करने भर का काम चल जाता है। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे आता है, अब देखिए कहानी नागालैंड की करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या किसके बारे में बात किया गया है, नागालैंड के बारे में। ठीक, तो नागालैंड में जो होता है ना साथी, वहां पे जो है ना, एक फेक जिला है, ठीक है, जहाँ कौन से समुदाय रहते हैं, चबेसंग रहते हैं। क्या है उस समुदाय का नाम, क्या है आपका, चबेसंग, चबेसंग, है ना। वो चबेसंग समुदाय जो है ना, वो लोग क्या करते, पहाड़ी ढलानों पर खेती करते। अब बोलिए कैसे करता होगा, मान लीजिए कि ये पहाड़ है, ठीक है, इस पहाड़ को धीरे धीरे क्या किया, यहां से काट दिया। मान लीजिए ये तो पूरा भरा हुआ होगा ना, इसको धीरे धीरे क्या किया, काट दिया, और काट के इसको ऐसा बना दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेगा, इधर काट देगा, ऐसे बना देगा, है ना। तो अगर ऐसा बना दिया तो मान लीजिए ये वाला भाग को भर दीजिए, ऐसे सोचिए, अगर ऐसा कर देगा, अगर ऐसा कर देगा तो क्या ये खेत ऐसा नहीं बन के तैयार हो जाएगा। मान लीजिए एक बड़ा सा पार्ट हो पहाड़ का, पहाड़ का, तो ये क्या हो गया, ये आपका खेत हो गया, ये भी आपका खेत हो गया। तो इस ऐसे सीढ़ी नुमा खेत बनाकर वो लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं।
क्योंकि वहां जो जहां पे ये लोग रहते हैं, ये समुदाय, वो पूरे के पूरे क्या है, पहाड़ है। तो क्या पहाड़ पे खेती करना तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो ढलान होता है ना, वो पूरे इस तरीके का ढलान होता है, ये ढलान होता है, तो इस पर खेती करना मुश्किल है। इसीलिए इसे काट काट कर क्या करते, सीढ़ी नुमा बना लेते, और सीढ़ी नुमा बना के फिर इस पे खेती करते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे किसकी खेती करेगी, तो सबसे ज्यादा ये लोग यहाँ पे चावल की खेती करती है। क्या कह रहा, पहाड़ी ढलाव कि जमीन के छोटे छोटे सपाट में परिवर्तित हो जाते। देखिए ऐसे ऐसे सपाट बनाते हैं और इस पर ये खेती करते हैं। क्लियर हो रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब यहां से ये होता है एंड, ठीक है, ये एंड होता है। अब हम लोग आएंगे मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा है चैप्टर का, ठीक है, चैप्टर पे आएंगे। ये चैप्टर आपका खुल गया। चलिए अब आ गए हम लोग चैप्टर पे। क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। किसका बात किया है, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का, ठीक है। कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। कह रहा है पहले पाठ में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह के विविधताओं पर नजर डाली। हमने इस पर विचार भी किया, है ना, विचार किया, और अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहां के लोगों के काम धंधे में कैसे असर पड़ता है ना, वहां पेड़ पौधे और वहां के फसलें और दूसरी तरह के उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। इस पाठ में हम यह देखेंगे कि गांव के लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं। तो पहले दो पाठ की तरह यहां भी हम इसकी पड़ताल करेंगे, है ना। जो पीछे हम लोग जैसे पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे पड़ताल करेंगे कि किस तरह से यहाँ के लोग अपने आजीविका को चलाते हैं, जिससे उनकी जीवन यापन हो पाती है। तो चलिए आते हैं इधर। देखिए आसपास में आपको दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पे घर है, इधर आसपास में यहाँ पे देखिए नदी है, फिर इधर पेड़ पौधे हैं, इधर लोग खेल रहे हैं, मतलब पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा आते हैं मेन मुद्दे पे। कह रहा ऊपर की तस्वीरों में लोग जो काम करते हुए दिख रहे हैं उसका वर्णन कीजिए, है ना। आप बुक आपके सामने होगा, पीडीएफ आपके सामने जब जाएगा उसमें आपको सारा ये पिक्चर दिखेगा। उस पिक्चर में आप देख के इसका वर्णन कर सकते हैं कि यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो किस टाइप का कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा फटाफटा आ रहा है इसलिए, है ना, तो आप इसको देख के वर्णन करना ये आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे। देखिए बात किसका हो रहा है, कलपट्टू गांव का। अच्छा ये कलपट्टू गांव साथियों है कहाँ, तो ये है आपका तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो कह रहा है क्या कि तमिलनाडु में, चलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा पतला कर लेते हैं, ठीक है। बात कर रहा है कि तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव था जिसका नाम क्या था, कलपट्टू था, ठीक है। कह रहा यहाँ कई तरह के लोग रहते थे, कई लोग यहाँ जो लोग रहते थे वो कई तरह के काम करते थे। दूसरे गांवों की तरह यहाँ भी क्या करते थे, लोग खेती करते थे, और खेती के अलावा कई काम होते थे, जैसी टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। अब देखिए क्या होता है, आप देखे होंगे कि मान लीजिए कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पे ईंटा बनता है ना, ईंट बनता है, वहाँ आसपास में आपको कुम्हार समुदाय के लोग मिलेंगे जो कि आपको घड़ा बनाते हुए दिखेंगे, बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाते हुए दिखेंगे। तो आप देखेंगे कि एक ही क्षेत्र में, एक ही गाँव में आपको अलग अलग प्रकार के लोग दिखेंगे। कुछ बढ़ई दिखेंगे, वो मतलब वो लकड़ी से कुछ कुछ सामान बनाते हुए दिखेंगे, है ना। तो उसी चीज को ये बता रहे हैं, है ना। कुछ ऐसे मिलेंगे जो बांसों को काटकर उसकी टोकरियां बनाते हुए नजर आएंगे। कलपट्टू में कुछ लोग क्या है, नर्स भी है, शिक्षक भी है, धोबी भी है, और बुनकर भी है ना। बुनकर किसको कहते हैं पता है ना, है ना। बुनकर किसको कहते हैं, जो वो कपड़े को क्या करते हैं, कपड़ों की कताई करते हैं। कताई मतलब होता है जो कपड़े को बिनते हैं, उसको बोलते हैं बुनकर, ठीक है। चलिए नाई भी मिलेंगे, साइकिल ठीक करने वाले भी है, और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। मतलब ये देखिए अलग अलग काम के लिए, जैसे कोई नर्स भी है, शिक्षक भी है, धोबी भी है, बुनकर भी है, नाई भी है, साइकिल ठीक करने वाले लोग भी है, लोहार भी रहते, अपनी सेवाएं दे रहे होते हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है आपको कि चलिए कह रहा है यहां कुछ दुकानदार और व्यापारी भी है जो मुख्य गली और वह
मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है। इसमें आपको तरह तरह के कई छोटियां दुकानें दिखेंगी। और अब देखिए, जैसे चाय की, सब्जी की, कपड़े की दुकान है ना, तथा दुकानों में बीज, खाद, और 4 दुकानें चाय की है जहां टिफिन भी मिलता है ना। जब आप देखेंगे छोटे मोटे बाजार में जब जाएंगे, मुख्य मार्केट नहीं, जो छोटे मोटे बाजार होता है उसमें देखिएगा कि 3-4 दुकान आपका चाय का मिल गया, और समोसा वगैरह सब बेचता है। फिर कुछ दुकान आपको साइकिल ठीक करने के लिए मिल जाएगा, कुछ वहां पे दुकान आपको किराना का मिल जाएगा, कुछ कपड़े का दुकान मिल जाएगा, एक आध वो आपका मेडिसिन का भी दुकान मिल जाएगा। तो वही बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब क्या होता है, कह रहा है यहाँ पे टिफिन भी मिलता है। टिफिन का कह रहा है, टिफिन का मतलब है कि खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें, जैसे सुबह में इडली डोसा मिल जाता है। क्योंकि देखिए ये है कहाँ का, हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु का, और तमिलनाडु की तरफ जो है देखिएगा आप, चावल की अक्सर ये सब चीज बनते रहता है, और यहाँ पे इडली डोसा वगैरह मिलता है। कह रहा है कि वह उपमा भी मिलता है, और शाम में नाश्ते में क्या मिलता है, वड़ा मिलता है, बोंडा मिलता है, और मैसूर मैसूर पाक भी मिलता है, बड़ा हुआ मैसूर पाक भी मिलता है। चाय की दुकान के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है, उसके घर में लोहे की चीजें बनाने का काम आपको देखने को मिलेगा। तो ये अक्सर आप देखेंगे कि आसपास में एक ही जगह में आपको, जो मतलब मान लीजिए छोटा मोटा मार्केट है, वहां पे सब कुछ आपको दिखेगा, ठीक है। अलग अलग काम करने वाले, आजीविका चलाने वाले लोग, ठीक है। करा बगल में साइकिल की मरम्मत की दुकान है, वहां साइकिल किराए पर भी मिलती है, ठीक है। गांव में 2 परिवार है जो कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं, मतलब धोबी की बात कर रहे हैं। फिर कह रहा है कुछ लोग के पास शहर में जाकर मकान बनाने के और लॉरी चलाने का काम करते हैं, है ना। तो इस टाइप का सबका अपना अपना आजीविका है, ठीक है। देखिए, अब आता है, कह रहा है कि ये गांव जो है आपका छोटी पहाड़ियों से, छोटी छोटी जो यहाँ के गांव है ना आसपास के, तमिलनाडु के इस क्षेत्र वाला गांव, ये क्या है आपका, ये कलपट्टू गांव जो है, ये क्या है, छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब देखिए, छोटी छोटी पहाड़ से अगर घिरा है तो सिंचित जमीन पर मुख्यतः क्या होगा, धान की खेती होगी। ज्यादातर परिवार क्या करते हैं, खेती के द्वारा ही अपना आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफी बड़े बाग हैं। मतलब आप देखेंगे साउथ में जाएंगे, नारियल सबसे ज्यादा मिलेगा। वहां जो खाने में भी यूज करता है वो नारियल का तेल ही वो लोग यूज करता है। कह रहा कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है ना। जब चेन्नई जाइएगा तो वहां पे केला किलो से केजी में तौल के देता है, ठीक है। कह रहा आइए कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं। अब यहाँ कुछ लोग देखिए, आपको दिख रहा होगा कि ये कलपट्टू गांव के पास ये खेतों में काम कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, तो ये धान की रोपाई कमर तोड़ काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो सीजन है, और सीजन में आप देखे होंगे कभी भी खेती कहीं भी होता है तो वहां जम के काम होता है, लोग जम के काम करते हैं। तो वही कह रहा है कमर तोड़ काम हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब हम इधर बात करते हैं, ठीक। तो यहाँ खेत में जाके ये मिलते हैं और उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। ये कहता है कि चलिए हम यहाँ आते हैं, इन लोग से बात करते हैं, फिर इनके आजीविका के बारे में हम क्या सीख सकते हैं उसके बारे में चर्चा किया है इसमें, ठीक है। चलिए, अब देखिए, यहाँ कोई तुलसी नाम की होती है, उससे क्या पूछा जाता, देखिए कह रहा है कि हम सब यहाँ रामलिंगम की जमीन पर काम करते हैं, ठीक है। कोई रामलिंगम नाम का व्यक्ति है, उन्हीं के नाम पे ये, मतलब उन्हीं के जमीन पर काम करते। कह रहा उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान का खेत है। शादी से पहले भी मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी। ये तुलसी जो है ये मायके में भी थी शादी से पहले, तो वहां भी ये क्या करती थी, ये मजदूरी करती थी। किस पे, धान की खेती में, के जहाँ पे धान होता, धान की खेत में। कह रहा यहाँ मैं सुबह 8:30 से 4:30 तक काम करती हूँ। मतलब 4:30 बजे, 8:30 बजे सुबह से लेके सोचिए 4:30 बजे शाम तक वो काम करती है। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती है। अक्सर आप देखे होंगे खेत में अगर वह मजदूर काम करने आती है तो कोई घर का जो लोग होते हैं वो आके वहां बैठे रहते हैं, है ना, देखते रहते हैं कि काम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि साल में कुछ मौके ऐसे भी होते हैं। देखिए यहाँ बात कर रहा है कि साल में कुछ ऐसे मौके भी होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। देखिए क्या, यही तो बात है। कह रहा है यह उन मौका में से एक है जब मैं धान रोप रही हूँ।
है ना, जो वो धान रोपते टाइम में उनसे जाके मिला जाता है, तो वो बताती है कि साल में कितने, ये बहुत कम समय ऐसे होते हैं जब हम लोग को रोज क्या मिलते हैं, मतलब काम मिलते हैं। ठीक है, जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। अब निराई का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जहाँ पे धान है उस धान के खेत में छोटे छोटे घास उग जाएंगे, है ना। अब जब ये छोटे छोटे घास उग जाएंगे तो घास को क्या किया जाएगा, उसको देखिएगा, अब खुरपी होता है, उससे क्या करता है, घास को निकाला जाता है, तो उसी को हम लोग निराई कहते हैं। ठीक है, चलिए। अरे निराई के बाद क्या होगा, कटाई के लिए फिर बुलाया जाएगा। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी। ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है, करीब जैसे जैसे उम्र हो रही है, सिंपल बात है साथियों कि अगर इंसान का उम्र बढ़ने लगता है तो काम उतने नहीं हो पाता। कह रहा है कि मेरे से झुककर, मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोए रखने से तकलीफ होती है ना। कहती जब मैं बच्चा था तो ये निराई और कटाई का काम आसानी से कर लेता था, लेकिन अब छोटे हो गए, मतलब अब तो बड़ी हो गई हूँ, तो थोड़ा क्या होता है, मतलब समस्या आने लगती है कि कमर उतना देर नहीं टिक पाता है, और साथ में उसके क्या कह रहे हैं कि मतलब पैर अगर पानी में डुबोए रखते हैं तो उससे उनको तकलीफ होती। कह रहा है कि रामलिंगम एक दिन का कितने रुपया देते थे, सोचिए 40 रुपया मजदूरी देता था। मेरे गांव में मजदूरी की रेट से यह थोड़ा सा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ क्योंकि रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि उन्हें काम, देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए कितने कम रेट पे दिए जाते हैं, मान सोचिए 40 रुपया दिया जाता है, फिर भी ये क्या कहती है कि मुझे भरोसा है कि काम होने पर मुझे ही बुलाएगा। यानी कि इनको लगता है कि अगर काम छोड़ के किसी और के यहाँ चला जाऊंगा काम करने के लिए तो ये रोपाई के बाद वो निराई और कटाई में हमें नहीं बुलाएगा। तो इनको लगता है कि चलो ठीक है, और से कम ही पैसा लेकिन कम से कम रेगुलर काम तो मिल रहा है। चलिए, करा क्या तुलसी को साल भर कमाई के मौके मिलते हैं? क्या आपको लगता है कि ये मौका मौका उनको हमेशा मिलता है? तो चलिए हम इस चित्र के आधार पर बात करेंगे। ठीक है, तो इस चित्र से पहले कुछ बातें हैं उसको कर लेते हैं, फिर ये चित्र पे आके हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। करा कि मेरा पति रमन एक क्या है, मजदूर है, हमारे पास कोई जमीन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, गरीब है ना, ये मजदूरी करके अपना जीवन चलाता। करा इस साल के मतलब साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। कौन? इनके पति जो है रमन। करा जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता है तो उसके पास खान से पत्थर और नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। जब खेतों का काम समाप्त हो जाता है, इनके पास कोई काम नहीं रहता, तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं, फिर काम करने जाते हैं पत्थर के खान में, वहां से पत्थर ढोते हैं, फिर या बालू, नदी से बालू ढोने का वो काम करते हैं। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। करा ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाते हैं, और खेत, देखिए क्या बोला है कि खेत में काम करने के अलावा मैं घर में सारा काम करती हूँ, मैं सबके लिए खाना भी बनाती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ, सफाई करती हूँ, दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। सोच के देखिए, आज तो सब गैस चूल्हा पे आ गए, गैस चूल्हा से भी कहाँ आ गए, इंडक्शन पे आ गए हैं, है ना। और सोचिए इन मजदूरों के साथ कितनी बड़ी समस्याएं हैं, दूसरे के खेत में जाके काम भी करना, वहां से आना, अपने लिए खाना भी बनाना, खाना भी सोचिए गैस पे नहीं, वो जाएगी जंगल से लकड़ी लाएगी, फिर वो बनाएगी उस पे खाना, क्या फिर वो अपना कपड़ा धोना, साफ सफाई करना, मतलब घर के बच्चों को भी समय से खिलाना, ये कितनी बड़ी समस्या, मतलब उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती है, सोचिए। ठीक है, कह रहा है घर से कितने, करीब 1 किलोमीटर दूर क्या है, बोरवेल है, जहां से वो क्या लेके आती है, पानी लेकर आते हैं। कह रहा मेरा पति का घर सामान, है ना, मेरा पति का घर क्या है, सामान जैसा साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। अब पति क्या करता है, घर के कुछ काम में, जैसे कि मान लीजिए साग सब्जी खरीदना हुआ तो उसके लिए वो पति क्या करते, थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं लाने में। क्या क्लियर हो रही है बातें? चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए इन लोग को काम कब कब मिलेगा। देखिए यहाँ क्या है कि आपको टोटल कितने मंथ दिए गए हैं, 12 मंथ दिए गए हैं। कितने मंथ दिए गए हैं आप देखिएगा, तो आपका 12 मंथ दिखेगा। क्या ये 12 मंथ में 12 मंथ ही उनको काम मिलता है? नहीं मिलता है। देखिए बीड़ा बनाने का जब काम आता है, ये आपका कब आता है, तो ये मई से जून के बीच में आता है। ठीक है, फिर जब यहाँ पे आते हैं
तो देखिए यहाँ पे जुलाई में इनको सिर्फ रोपाई का काम मिलता है। क्लियर है? देखिए 2 महीना, एक 3 महीना काम की। अब ये 1 महीना यहाँ पे ये जो अगस्त है ये गैप जाएगा इसका, है ना। अच्छा इसका देख लेते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे इनको क्या करना पड़ेगा, अक्टूबर में कटाई करना पड़ेगा क्या। फिर यहाँ पे आएगी तो इसको नवंबर दिसंबर में कटाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ निराई और यहाँ कटाई, तो बीच बीच में आपको गैप दिख रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब पूरे 12 मंथ में लगभग 3 से 4 मंथ ही इन लोग को काम मिल पाता है, बाकी समय उसको काम नहीं मिलता है। क्लियर है बातें यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए तुलसी बताती है कि हमारे 2 बेटियां हैं और जीवन में खुशी है ना। उनके हमारे जीवन में खुशी है कि दोनों ही क्या करती है, स्कूल जाती है। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल में ले जाना पड़ा और उसको इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था, जो उस उधार को चुकाने के लिए हम अपनी गाय भी बेचे थे। मतलब वो क्या करती है तुलसी, बच्चा जब तुलसी का बीमार होता है तो वो फिर गाय को बेचती है और गाय बेच के फिर पहले तो कर्जा ले लेती है रामलिंगम से, और कर्जा लेके वो पहले इलाज करवा लेती है और इलाज के बाद फिर वो जाके पैसा चुकाती है गाय बेच के। कह रहा है कि देखते हैं नीचे भी कुछ। हाँ, कह रहा है जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा कि ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवार, देखिए अक्सर आज भी आपको देखने को मिलेगा कि ग्रामीण परिवार में ना, ग्रामीण इलाके में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन और लकड़ी लाने में, जानवर चराने में बीतता है। आप देखते होंगे गांव में आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां लकड़ी बाहर से तोड़ के लाया जाता है खाना बनाने के लिए। फिर पानी आप देखिए राजस्थान वगैरह जो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पानी आज भी क्या होता है, गांव के दूर में एक कुआं होता है, उस कुआं से पानी लाना होता है ना। तो और बाकी यही सब काम में दिन कट जाता है। कह रहा है इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं कि वे मजदूरी से, है ना, वे मजदूरी से जो थोड़ा पैसा कमाते हैं उससे अपना गुजारा नहीं होता है। सही बात है कि मान लीजिए एक तो पैसा लिमिट में मिलता है, सोचिए कि यहाँ पे तुलसी को 40 रुपये मिलता था, क्या उससे इसका गुजारा चल जाएगा? तो नहीं चल जाएगा। तो वही कह रहा है जितना पैसा कमाता उससे कोई गुजारा नहीं होता। घर चलाने के लिए, जिंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। क्या, जलावन लाना है, पानी लाने जाना है, या मवेशी को चराना, ये सब काम भी उसको करना पड़ता है। ठीक है, चलिए। कह रहा हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतिहर मजदूर है, उसके कुछ के पास जमीन छोटे छोटे टुकड़े हैं। हमने बता रखा था 80% ऐसे किसान हैं जिसके पास क्या है, सिर्फ छोटा छोटा खेत है। क्या, लेकिन बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है ना। बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता है तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में भी जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में होता है। क्या, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, शेखर की बातें करते हैं। ठीक है, शेखर कह रहा हमें यह धान अपने घर ले जाना है ना। अब कह रहा है कि हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। अब शेखर ये बात कहता है कि मेरे, मतलब देखिए यहाँ पे शेखर से बात करते हुए पूछता है, क्योंकि तुलसी वो सारे कहानी बता देती है। उसके बाद शेखर से पूछता है तो शेखर बताता है कि ये सारे धान को क्या करना है, अपने घर ले जाना है। हमारे मतलब ये अभी अभी फसलों की कटाई हुई, हमारे पास बस 2 एकड़ जमीन है, हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे छोटे किसानों की मदद लेता हूं और बदले में उनके खेत में कटाई करता हूं। देखिए पहले ऐसा होता था कि, और अब तो ट्रैक्टर से खेती होती। पहले क्या होता, जब हल बैल से खेती होती थी ना, तो अगर जुताई का भी सीजन आता था तो लोग को लगता है ट्रैक्टर से करवाऊंगा तो महंगा पड़ेगा, और पहले उस समय खेत भी अच्छे, मतलब बैल, हल बैल हुआ करता था। तो ये लोग क्या करते थे कि 3-4 किसान क्या किए, मिल के दूसरे के खेत में आज उसका वो खेत तैयार कर दिए, फिर वो जाके इसको कर दिए, मतलब 3-4 का ग्रुप बना लिए, सब एक एक दिन सबके खेत में जाके काम मतलब हल जुताई कर दिए। तो उससे क्या होता था कि जल्दी जल्दी हो जाता था। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इसी तरीके से हम लोग क्या करते, छोटे किसान हैं तो अगर कटाई की बारी आए, अगर कटाई में पैसा लगाएंगे
तो संभव तो है नहीं। तो उसके लिए क्या करता है कि ये लोग अपना लेता है क्या कि चलो आज जैसे मान लीजिए कि 3-4 किसान मिलकर आज उसके गेहूं को काट दिया या धान को काट दिया, फिर ये 3-4 मिलकर फिर इसके को काट दिया, फिर इसको मतलब वो 3-4 मिलकर 3-4 के जो परिवार है वो मिलकर एक दूसरे का इसे मदद कर देते हैं, जिससे आसानी से हो पाता है, काम भी आसानी से होता है। मुझे व्यापारी मुझे बीज उधार मतलब उधार पर बीज दे देता है, बीज और खाद दे देता है। अभी भी आप गांव में देखेंगे बहुत जगह आपको ऐसे देखने को मिलता है, छोटे मोटे जो किसान होते हैं वो खाद और बीज उधार पे लेते हैं। इस बात पे लेते हैं जब इसकी कटाई होगी तो वो खास करके धान या गेहूं उन्हीं को देना पड़ेगा। देखिए लिखा है कि कह रहा है कि इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दाम पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। साथियों ये अक्सर ऐसा देखने को आपको मिलता होगा कि वो लोग को इतना ज्यादा मतलब समस्या रहता है कि वो लोग जान रहा है कि अगर बाहर बेचेंगे उधार पैसा तो ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन व्यापारी किसानों को याद दिलाने के लिए अपने एजेंट को भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे अपना धान बेचे और उसे खेत में 60 बोरी धान मिलेगा। मतलब अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा और इनमें से कुछ में मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर ले जाएगा, है ना, घर में लग जाएगा। मतलब देखिए क्या होता है कि आप मान लीजिए इसके खेत में 60 बोरी धान होता है। अब इसको लगता है कि इसमें से कुछ को जो पुराना हम खाद बीज लिए थे उसका पैसा चुक जाएगा, बाकी अपने घर के कामों में लग जाएगा। तो ऐसे चलते हैं छोटे मोटे किसानों का जीवन। ठीक है, शेखर और बताता है कि लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है। मतलब सोचिए 1 साल के लिए यहाँ पे इकट्ठा करता है, लेकिन उसके हिस्से में इतना ही आ पाता है जिसमें उसका 8 महीने का खर्च चल पाता है। इसलिए मुझे पैसा कमाने की जरूरत पड़ती है और इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल के मिल में काम करता हूँ, है ना। ये क्या करता है शेखर कि क्योंकि उस पैसा से कुछ होने वाला तो है नहीं, तो रामलिंगम जो बड़े खेतिहर होते हैं उसके यहाँ जो चावल का मिल होता है उस चावल के मिल में काम करता है ये लोग। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि कह रहा वहां मैं पड़ोसी के गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने के लिए उसकी मदद करता हूं और हमारे पास एक शंकर गाय भी है, उसका दूध हम यही सहकारी समिति में बेच देते हैं। मतलब शंकर गाय का मतलब एक क्रॉस ब्रीड का गाय है और गाय का मतलब दूध अच्छा खासा होता है, तो वही आसपास में जो मतलब सहकारी समिति है, डेयरी है, उसमें वो बेच देता है। इससे रोज के खर्चों के लिए थोड़ा पैसा मिल जाता है। मतलब उसके जो रोज का खर्च चलाने का है उससे क्या हो पाता है, थोड़ा पैसा उसको मिल जाता है। क्या यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कर्ज लेने पर कह रहा जैसा कि आपने जरूर पढ़ा कि कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीजों को खरीदने के लिए पैसा कर्ज पर ले लेते हैं। और अक्सर ये कब होता है, जब क्या पैसा जब बीज और खाद और कीटनाशक खरीदने में साहूकार से ये लोग कर्ज ले लेते हैं। और कर्ज के बारे में आप लोग को पता है कि बाद में उसे क्या होता है, चुकाना पड़ता है। क्या कि बदले में कम रेट पर उसे धान को बेचना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शेखर का परिवार क्या काम करता है। तो आप जानते हैं कि शेखर के परिवार क्या है, छोटे खेतिहर किसान है और वो करते हैं। कह रहा है क्या आपके विचार से शेखर को दूसरे मजदूरों को खेत पर कह रहा आपके विचार से शेखर दूसरे मजदूरों को अपने खेतों पर काम करने के लिए क्यों नहीं लगाता? क्योंकि एक तो छोटा सा हिस्सा खेत है, वो लगा ही देगा तो उसको तो सोचिए कि कर्ज चुकाने के बाद उसके पास इतना बचता है कि उसके उस अनाज से वो सिर्फ 8 महीना झेल सकते हैं। अगर वो मजदूर से कटवाता है उसको तो उसको क्या होगा, बहुत कम बचेगा, तो उतना रहता ही नहीं कि वो मतलब मजदूर भी लगाया। कह रहा शेखर शहर के बाजार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता? क्योंकि वो क्या लिया रहता है, उससे पैसा ले रखा रहता, पैसा नहीं सॉरी, उससे खाद बीज और कीटनाशक दवा ले रखा होता है उधार पे, ये कह के कि जब धान होगा तो वो मैं आपको दूंगा, है ना। करा शेखर की बहन मीना ने भी व्यापारी से उधार लिया था, परंतु आप अपना धान उसको नहीं बेचना चाहती थी। उसने व्यापारी एजेंट को कहा कि वह अपना उधार चुका देगी। मीना एक व्यापारी एजेंट के बीच इलाके में कोई बातचीत हुई और दोनों के तर्कों को लिखिए। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि एक तो आप तर्क समझ गए हैं शेखर का, मीना को लगता है कि अगर इसको धान देंगे
तो कम रेट पे बिकेगा, कम रेट पे बिकेगा तो हमें ज्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं, है ना, तो वो फिर वो बेचना नहीं चाहती है ना। कह रहा शेखर और तुलसी के जीवन में समानताएं हैं, क्या समानताएं हैं, तो आपको ये भी दिखा कि दोनों का दोनों क्या है, गरीब है ना। एक लेकिन असमानताएं भी कि एक के पास खेत है, थोड़ी मात्रा में है, मतलब थोड़ी सी खेत है, एक के पास भूमिहीन है। समानताएं ये भी दिखा कि दोनों लास्ट में क्या करते, मजदूरी ही करते हैं, है ना, कुछ दिन तक अपना चलाते हैं, नहीं चलता तो फिर बाद में मजदूरी करते। रामलिंगम के खेत मतलब एक तो उसके धान मतलब चावल मिल में करते हैं, एक उसके खेत में करती है। चलिए यही था इसका। चलिए अगला पेज में आते हैं अब, है ना। अगला पेज क्या था, ये रहा, है ना। हाँ कि यहाँ से चलते हैं। तो आप जानते थे, पीछे हमने बता रखा है कि ये लोग क्या करते थे, धान बीज खाद खरीदने के लिए या कीटनाशक दवा के लिए साहूकार से पैसा लिया जाता था। अगर बीज अच्छी किस्म की नहीं होते थे तो फसल में कीड़ा लग जाता था और फसल क्या होता था, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता था, है ना। बारिश पूरी नहीं होने पर फसल खराब हो सकती थी। ऐसी स्थिति में किसान क्या करते, उधार तो चुका नहीं पाता, कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें पैसा भी कर्ज पे लेना पड़ता। मान लीजिए कि खेती किया है, मान लीजिए धूप गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने के कारण वो फसल खराब हो गया था, लेकिन वो कर्ज तो उसका बैठा हुआ है ना, तो कर्ज तो उसको चुकाना ही पड़ता है क्या। तो कह रहा है कि इसी तरीके से क्या होता था, परिवार चलाने के लिए वो पैसा कर्ज पे लेता था। जल्द ही कर्ज इतना बढ़ जाता था कि किसान कितना भी कमा ले उसे चुका नहीं पाता था। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया, है ना। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया। कई क्षेत्र के किसानों ने कर्ज के बोझ में दबकर क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेता है। ये बात आप लोग कभी कभी ये सुनने को न्यूज में मिलता होगा कि किसान आत्महत्या कर लिए हैं। अब बात किसका कर रहा है, रामलिंगम और उसकी पत्नी करुथमा की। कह रही कि जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल मिल है ना, और बीज व कीटनाशक के बेचने के लिए दुकान भी है। सोचिए इसके पास तीन तीन बिजनेस, एक तो जमीन से अच्छा खासा आ रहा है, उसके बाद ये चावल मिल भी बैठा के रखे हैं, साथ में कीटनाशक बीज और खाद का दवा भी बेचते हैं, मतलब खाद कीटनाशक और बीज भी बेचते हैं, है ना। चावल मिल में उन्होंने अपना पैसा, चावल मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज ले लिया। वे कलपट्टू के आसपास के गांवों से धान खरीदते हैं, है ना, फिर मिल का चावल अपने गांव के आसपास शहरों में व्यापारियों को बेच देते हैं, है ना, उनसे भी उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। भारत में खेतिहर मजदूर और किसान की अगर आप बात करें यहाँ पे, तो कह रहा है कि भारत के खेतिहर मजदूर और किसान मतलब खेत में काम करने वाले मजदूर को खेतिहर मजदूर कहते हैं। क्लियर है। चलिए देखिए, कह रहा है कि कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह, चलिए दिखाई दे रहा है आप लोग को, ठीक है, हाँ। तो कह रहा है कि खेतिहर मजदूर है, किसके तरह, तुलसी की तरह खेतिहर मजदूर वहां पे देखने को मिलता है। शेखर की तरह कई छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान भी है ना। ये कलपट्टू गांव की कहानी है। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूर के हैं, और ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेतों पे निर्भर रहते हैं, है ना। और इनमें से कई तो भूमिहीन होते हैं, है ना, और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो ये छोटे किसान होते हैं क्या। चल अब बात करते हैं कि करा कि शेखर जैसे छोटे किसानों को ले, तो मतलब यहाँ पे समझाना चाह रहा है कि क्या अगर शेखर की तरह कुछ छोटे किसानों को ले तो उनकी जरूरतों के हिसाब से खेत के छोटे पड़ जाते हैं। यानी कि भारत में 80% किसान क्या है, क्या यही हालत है। इसीलिए बोले थे कि आप देखेंगे कि भारत का लगभग 80% ऐसे किसान है जिसके पास छोटे छोटे भूमि का टुकड़ा है, जिससे अपने पूरे साल का भी खर्च नहीं पूरा कर पाता है। लेकिन 20% ऐसे किसान है जी किसकी, रामलिंगम की तरह है, जिसके पास क्या है, किसान की श्रेणी में आते हैं, ये लोग बड़े किसान की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव में क्या होता है, गांव के अधिकतर जमीन ऐसे ही किसान के पास रहता है क्या। अब चलिए, करा खेती करते हैं, है ना, ये जो बड़े किसान होते हैं ये लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। कह रहा है इनकी उनकी उपज का एक बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है ना। कई बार बड़े किसानों
कि अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी फैक्ट्रियां चलाना, है ना। जब बड़े किसान है, उसके पास पैसा अच्छा खासा आता है, तो वो क्या करेगा, सूद पर पैसा लगा देगा, छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट कर देगा क्या। तो ये सब काम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, करा कि हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों की खेती के साथ साथ लोग जंगल के उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए हम मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका को महत्वपूर्ण साधन यहाँ का है। आप देखते होंगे कि मान लीजिए कि जंगल की उपज मतलब जंगल के आसपास में छोटे छोटे खेत में वो लोग मतलब खेती कर लेना, उसके बाद अपने जो मवेशी पशुपालन करता है उसको ले जाके जंगलों में चराई करवा लेना। तो ये एक तरह का उसके पास एक साधन है ना, एक महत्वपूर्ण साधन है। करा महुआ बीनने, है ना, महुआ का बीज को क्या करता है, बीन के लाता है वो लोग, क्यों, क्योंकि उससे क्या बनता है, शराब बनाया जाता है ना। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तेंदू के पत्ते जो बीड़ी बनाने में काम आता है। फिर शहद निकालने का काम करता, मधुमक्खी क्या करता है, पेड़ में छत्ता लगाते तो वहां से ये लोग क्या करते, शहद काट के लाते हैं और फिर उसे ले जाके मार्केट में बेचते हैं। कह रहा है इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। जैसे क्या हुआ, ये सब काम अगर करके आता है, व्यापारी को बेचता है, इसे कुछ काम करने में आय के रूप में मदद करता है। क्या कह रहा है, इसी तरह सहकारी समिति के को या पास के शहर में लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे गांव में मछली पकड़ने के लिए लगे हुए, जो समुद्री तट साइड के लोग हैं वो क्या करेंगे, पूरे गांव के लोग मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। अब यहाँ पे आते हैं अरुणा से ये लोग बात करने के लिए। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अब अरुणा और पारिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने, ठीक, तो यहाँ पे लोग परिवार के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। किसके बारे में, अरुणा और पारिवेलन के बारे में। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है कि यह परिवार कलपट्टू के पास, है ना, जो पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। देखिए कलपट्टू के पास ही एक पुदुपेट नाम का गांव होता है, वहीं पे ये रहते हैं। कौन, आपका अरुणा और पारिवेलन। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा दिया हुआ नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती के बारे में। देखिए यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए ये है पहाड़ी क्षेत्र, क्या है, पहाड़ी क्षेत्र। तो पहाड़ तो ढलान, पहाड़ों का ढलान होता है, तो ढलान पे खेती करना संभव है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ पे कैसे खेती किया जाता है, तो इसे ये ढाल पर खेती की जाती है ना। इसे ढलान पर क्या किया जाता है, इसको सपाट भूमि बनाया जाता है सीढ़ी के तरह, फिर इस पे खेती करता है। कह रहा है कि यह एक गांव है जिनका नाम क्या है, चिजामी है। यह एक नागालैंड के फेक जिले में के गांव में है। इस गांव में रहने वाले लोग क्या है, सॉरी चखेसंग है, चखेसंग समुदाय है ना, ये जनजाति का एक समुदाय है चखेसंग, है ना, इसी जनजाति के ये लोग है। कह रहा है क्या कि सीढ़ी नुमा खेती, ये लोग कैसी खेती करती है, सीढ़ी नुमा खेती करती है ना। कह रहा है कि मतलब यह है कि पहाड़ के ढलाऊ जमीन को क्या करेगा, छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांट देगा और फिर ये सीढ़ियों पर इसको, सीढ़ी को जमीन में बदल देगा, है ना। एक मिनट, है ना, तो इसे बदलकर और फिर इस प्रत्येक सपाट टुकड़े को, किनारे को क्या करेगा, ऊपर उठा देगा, ताकि इसमें चावल की खेती इसलिए हो पाए क्योंकि जब पानी ढलान पर आएगा और इसे रोक दिया जाएगा, तो रोकने के बाद क्या होगा, आसानी से खेती इस पे हो पाएगा, है ना। चिजामी के लोग, है ना, चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत है, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे की खेती में काम भी करते हैं। मतलब हमने क्या बोला, वही बात था, जो क्या होता है, जिसके पास थोड़े थोड़े खेत है, तो ये लोग क्या करते, इकट्ठा हो गए, आज वो उसके खेत में काम किए, कल वो उसके खेत में काम किए, जिससे क्या होता था, काम भी आसानी से हो पाता है ना। कह रहा है कि पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं सब मिलकर, और फिर यहाँ भी वही सिस्टम है जैसे हमने उधर रामलिंगम के बारे में कहानी की थी, उसके खेत में काम करने वाले, फिर उसके बाद शेखर से मिले छोटे किसान था, वो लोग जो मिलकर एक दूसरे के यहाँ काम करते थे, वैसे ही कहानी यहाँ भी आपको देखने को मिलता था। ये समूह क्या करता है, इकट्ठा होकर खेतों में काम करते हैं, और यहाँ पे पहाड़ के ढालुआ जमीन को सपाट बनाते हैं, सपाट बना के इसको क्या करते हैं,
इसको फिर सीढ़ी नुमा बना के इस पर खेती करते हैं, और वो भी क्या, चावल की खेती है ना। इसके जो साइड का भाग है उसको ऊंचा कर दिया जाता है ताकि आसानी से यहाँ पे खेती हो पाए। अब देखिए अरुणा और पारिवेलन के बारे में कह रहा है कि पुदुपेट और कलपट्टू से ज्यादा दूर नहीं है। जो ये पुदुपेट है वो कलपट्टू से ज्यादा दूर नहीं है। कह रहा है यहाँ लोग मछली पकड़कर अपना आजीविका, देखिए वहां पे क्या था, कृषि करता था। ये कलपट्टू में क्या था, कृषि का साधन था, वो कृषि करता, छोटे मोटे व्यापार करता था। लेकिन यहाँ क्या है, मछली पकड़कर करता। कहाँ पे आपका, तो पुदुपेट में। ठीक है, कह रहा उनके घर समुद्र के पास है, वहां चारों ओर जाल और कैटामरैन यानी मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव होती है। ठीक है, वो जो छोटा नाव होता है, नाव की पंक्तियां दिखाई देती है। सुबह 7 बजे ये लोग समुद्र के किनारे पर, समुद्र किनारे बड़ी गहमा गहमी रहती है। इसका मतलब है कि सुबह 7 बजे वहां कह रहा है इस समय सारे कैटामरेन जो है मछलियां पकड़कर लौट जाती है। मतलब ये रात में ये लोग जाते हैं, देखिएगा जो ये लोग क्या होता है, रात में जाते हैं मछली पकड़ने और सुबह 7 बजे से पहले वहां पहुंचते हैं। और 7 बजे उस तट पर ना बहुत बड़ा भीड़ रहता है। किस लिए, मछली खरीदने और मछली बेचने की, है ना, खरीदने और बेचने के लिए बहुत बड़ा यहाँ पे सारी औरतें इकट्ठे हो जाते हैं इस जगह पे। ठीक, कह रहा कि मेरा पति पारिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे हैं। मैं बहुत परेशान हो गई थी। हमारे केटामरेन में इकट्ठे ही, मतलब ये जो केटामरेन में सभी लोग जो थे इनके घर के सभी इकट्ठे जाते हैं एक साथ। और उन्होंने बताया कि आज तूफान में फंस गए, है ना। मतलब कभी कभी समुद्र में जो लहरें मतलब वो सुनामी आती है या फिर उधर तूफान आता है, चक्रवात आता है, तो वो चक्रवात में कह रहा है ये लोग क्या हुआ था, फंस गया था। ठीक है, अब कह रहा है आगे, आज जो मछलियां पकड़ी गई उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियां एक तरफ उठाकर रख दी, बाकी को क्या किया, नीलाम कर दूंगी, है ना। जो मछलियां पकड़ के लाता है उससे क्या करता है, कुछ खाने पीने के लिए और परिवार के लिए रख के बाकी को नीलाम कर देता है। कह रहा इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है इसे 4 भागों में बांटूंगी, 3 हिस्से उन 3 लोगों में बट जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, बाकी हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होता। मतलब इसे 4 हिस्सा में बांट के 3 हिस्सा उसको दिया जाता है जो लोग मछली पकड़ने जाते हैं, चौथा हिस्सा जो बचता वो उसको मिलता है जो इसमें मतलब उसको जाल और नाव जो केटामरेन है वो दिए हुए हैं उसको मिल जाता है। ठीक है, करा जिस क्योंकि जाल और केटामरेन और उसका इंजन हमारे है, वह हिस्सा हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार, मतलब कि ये सब चीज तो इसी का रहता है खुद का, तो इन्होंने क्या किया, बैंक से उधार लेकर ये खरीदा था ये इंजन वगैरह। ठीक है, और जो केटामरेन में लगा हुआ है, इससे लोग समुद्र में दूर दूर तक जा पाते हैं और ज्यादा मछली, क्योंकि इंजन लगा हुआ रहता तो उसको क्या होता, नाव को खेना नहीं पड़ता है, जिस कारण ये दूर दूर तक जा पाते हैं और आसानी से मछली ले आ पाते हैं। कह रहा नीलामी में जो औरतें यहाँ पे मछलियां खरीदती है वह टोकरे भर भर के पास के गांव में बेचने चले जाती है और कुछ व्यापारियां शहर के दुकानों में भी मछली पहुंचाते। कह रहा दोपहर के 12 बजे तक मैं दोपहर के 12 बजे तक नीलामी का काम को निपटा पाती हूँ। फिर शाम को मेरे पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को सुलझाते हैं, मतलब जो जाल जो इधर उधर था उसको बढ़िया से वो सुलझा कर उसको लेते हैं। और अब कह रहा कि कल सुबह सुबह 2 बजे फिर वे समुद्र की तरफ चल देंगे। हर साल मानसून में करीब 2-4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते हैं क्योंकि यह मछलियां उसके प्रजनन का समय होता है ना। तो ये मानसून के समय में क्या होता है, तो ये लोग मछली पकड़ने नहीं जाते हैं बीच में। ठीक है, क्योंकि उस समय मछली का प्रजनन का समय रहता है, बाकी टाइम वो लोग मछली पकड़ने जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे स्थानीय बाजार में मछलियां कैसे बेची जाती है, जो आप लोग के घर के पास भी देखने को मिलता होगा। कह रहा इस महीना में हम व्यापारी उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं, इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है। अब देखिए जो व्यापारी से मतलब बीच में तो 3-4 महीना जाना नहीं है, तो तत्काल उससे कर्जा लेके अपना काम चला लेता है। फिर जैसे ही वो दोबारा अगर वो जाएगा बेचने तो ला के उसी व्यापारी को देगा, क्योंकि उससे कर्जा ले रखा होता है ना। तो कह रहा है कि और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते हैं क्योंकि खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। जो बीच का खाली महीना होता है उसको काटना बड़ा मुश्किल होता है और ये लोग अपने से रेट भी फिक्स नहीं कर पाते। रीजन क्या है, क्योंकि उन्होंने बीच में उधार दे रखा था, है ना। ठीक है, कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का साधन
जो है इसका, ठीक है, कह रहा ग्रामीण क्षेत्रों में ये आय का विभिन्न तरीके से पैसा कमाते, जैसे खेती बाड़ी करके काम कमाते, कुछ अन्य काम भी कर लेते हैं आजीविका चलाने के लिए। खेती में कई तरह के काम शामिल है, जैसे खेती तैयार करना, रोपाई, बुआई, निराई, कटाई। ये अच्छी फसल, जिससे फसल अच्छी हो पाती है ना। इसके लिए प्रकृति पर निर्भर है, क्या, कभी बारिश हुई, कभी बारिश नहीं हुई, है ना, कभी इतना बारिश हो गई कि धान खराब हो गया, कभी बारिशें नहीं हुई कि धान सूख गया। तो ये जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द चलता रहता। बुआई और कुटाई के समय लोग काफी व्यस्त हो जाते हैं। अब देखिए शेखर और अरुणा, देखिए दोनों ही एक ही, दोनों के परिवार को उधार लेना पड़ता। देखिए ये तो समानता ही आपको दिखा कि दोनों क्या है, उधार लेते हैं पैसा एक खास टाइम, मतलब कुछ दिनों के लिए। लेकिन अंतर भी है, क्या अंतर है, एक क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और एक मछली, मतलब उनके यहाँ मछली पकड़ने के काम करते हैं। कह रहा है कि क्या आपने सुनामी के बारे में सुना है, क्या होता है जब इसके पास, है ना, जब इसके पास अरुणा के परिवार के जैसा नुकसान हुआ। देखिए होता क्या है, जब ये सुनामी आता है, तो सुनामी जैसे कि वो लो प्रेशर एरिया बनता है बीच समुद्र में, तो वहां पे आएगी चक्रवात, और चक्रवात से क्या होता है, इन लोग को काफी समस्या होता है, कभी कभी नुकसान उठाना पड़ता है ना। तो ये सब कहानी इसमें दी हुई थी। चलिए, कह रहा है कि और दूसरे समय का काम, और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों की अगर बात करें तो वो अलग अलग फसल उगाते हैं, और है ना, और हम भी उनके जीवन में, फिर हम भी उसके जीवन में की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं की काफी समानताएं पाते हैं, है ना। तो देखिए क्या है कि फसल तो उगाते हैं, बाकी देखा जाए तो लगभग, आप देखिए जो फसल उगाते हैं उसके साथ भी वही लगभग समस्या देखने को पड़ती है पैसों की। जो मछली पालन करते हैं समस्याएं वहाँ उनको देखने को पड़ती है। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अन्य काम भी कर लेते हैं, मछली पालन भी कर लिए, खेती भी कर लिए, साथ में मवेशी भी पाल लिए। तो वही करा कि लोग कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं, कितना कमा पाते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस जमीन को जोतते हैं, और कई लोग उस जमीन पर मजदूर के रूप में निर्भर है। ज्यादातर किसान अपनी जरूरतों को पूरा कर पाते हैं और बाजार में बेचने के लिए फसलें उगाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक की बातें थी। अब कह रहा है कि कुछ किसान अपनी फसल को क्या करते हैं, उन व्यापारियों को बेचने पड़ते हैं जो उधार लेते हैं। किस काम के लिए, गुजर बसर करने के लिए। कई परिवारों का काम के खातिर उधार लेना पड़ता, मतलब बीच में हमने बताया कि उसके पास इतना नहीं हो पाता है कि वो पूरा साल चला पाए, तो इसके लिए क्या करता है, बीच बीच में उधार लेना पड़ता है। कह रहा है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं होता है ना। फिर कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों का व्यापार करते हैं, है ना, बड़ी बड़ी जमीनों व्यापार और अन्य धंधों करते हैं। जिसके पास बड़े बड़े जमीन है वो क्या करते हैं, समय से व्यापार भी कर लेते हैं और सारे काम भी ये देख लेते हैं। क्या, चल, कह रहा है कि फिर भी ज्यादातर छोटे किसान क्या करते हैं, खेतिहर मजदूर होते हैं, मछली पकड़ते हैं वाले परिवार, गांव में हस्तशिल्प काम करने वाले लोगों जो पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता। ये सब ऐसे लोग होता है जिसको सीजन पे रोजगार मिलता है और हमेशा रोजगार नहीं मिलता है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।